सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यार भरी मूक में। मेरे बच्चों, आज का इस मूक हम आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देंगे और इसको हम लाइव नहीं ले रहे हैं। कुछ सोचकर एक बार नया कदम आपके लिए उठाना चाह रहा हूं। जो भी आपको फील हो उसकी फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। ये आप लोगों का मूक नंबर 8 है। इससे पहले हम मूक 7 तक आप लोगों के लिए कर चुके हैं। उसके अलावा बेस्ट 30 मिनट्स के लिए आपके पास करीब 8-9 टॉपिक्स हम करा चुके हैं। शायद 10 टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, मंडे को शाम 4 बजे हम उसके लिए एक लाइव सेशन भी लेके चलेंगे, जिसमें टेंस को लेकर बेस्ट 30 मिनट्स की लाइव क्लास आपके लिए लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों के लिए पूरी 100% हमारा फोकस है। जो नए पैटर्न के अनुसार आप लोगों का एग्जामिनेशन आ रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। और आज की सीरीज का नाम है हमारे सामने फाइटर। ठीक है ना जी, टॉप लेवल की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। आपसे पूछा गया इसका सिनोनिम क्या होगा। इनसाइडवर्स का मतलब क्या होता है? जो इनसाइड रहता है। जब जो इनसाइड रहने का काम करता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जो धीरे धीरे छिप कर किसी चीज पर प्रभाव डालता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये क्या हो गया होता है? सबसे पहले तो ये छिप कर, ठीक है ना, धीरे धीरे आप इसके अर्थ को समझने का काम कीजिएगा, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे छिप कर कोई भी काम करने वाला या प्रभाव डालने वाला, ये काम करती है बातचीत। तो सिनोनिम में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जो शोवी होता है, सिर्फ दिखाने का काम करता है। समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये अपने आप में सिर्फ दिखाने का काम करता है, शोवी हो गया। ठीक है। बेनीवोलेंट है, जो दूसरे के लिए परोपकारी होता है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है ना, जो इजीली सीन है या नोटिस्ड है। तो आप परनीसियस की बात हम करते हैं। ठीक है ना जी, है ना। इसको लेकर हर हर बार मजाक भी उड़ाते हैं। आप परिणीति चोपड़ा के बारे में कुछ भी कहो तो नेचुरल उनके जो हस्बैंड है वो आपके लिए क्या कर देंगे? खतरा कर देंगे। समझ में आ रही है बात जी? हाँ कि नहीं? तो ये इसी से रिलेवेंट सिनोनिम सिर्फ यही बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के लिए। देखिए मेरे भाइयों, सिंपल सेंटेंस के लिए एक मेन वर्ब हमें चाहिए। ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम लोगों को 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए, जिसको जोड़ने के लिए हमें फैन बॉयज की जरूरत है। हर बार मौके में यही आपको बताता हूं ताकि आपकी चीजें टिप्स पर रह जाएं। और जो कॉम्प्लेक्स हमारे सामने होता है भाई, वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक हमारे सामने ऐसी कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए होता है मेरे भाई। ठीक है ना। जो डिपेंडेंट होता है किस पर? मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किस पर? क्लॉज पर डिपेंडेंट, मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। While the committee members debated the proposal vigorously, the chairman remained silent, but eventually he cast the deciding vote. अब अगर यहाँ पर हम लिखा देखेंगे तो ये हमारे सामने एक क्लॉज है, यहाँ पर लिखा हमारे सामने एक क्लॉज है। फैन बॉयज के साथ ये कनेक्टेड है। तो ये किस कैटेगरी में होगा? कंपाउंड कैटेगरी में होगा। तो ये भी गया और ये भी गया। अब यहाँ पर इस वाइल कंजंक्शन को हम देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये अपने आप में कौन सा होगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गया बेटा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम काम कर रहे हैं। स्पेलिंग एरर से रिलेटेड एक सवाल है। क्वेश्चन को पहले रोकें, आप उसको पहले एक बार रीड करें। जब रीड करेंगे उसके बाद आपका मन करेगा तो आप उसे बना पाएंगे। ठीक है ना जी। चलिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं डी पार्ट को। द कमिटी, कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई। ये सवाल हर बार पूछा जाता है। अगली बार स्टेनो के पेपर ने भी पूछा था। ठीक है ना। रीच्ड अ कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम जनगणना, आम सहमति जिसे हम कहते हैं। आफ्टर आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, ये स्पेलिंग भी अपने आप में ठीक है। निगोसिएशन का मतलब होता है जिसके अंदर हम लेने देने की बातचीत को सेटल करते हैं, बार्गेन करते हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर सी को देखते हैं। द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट किसे कहा जाता है? डिफेंडेंट कहा जाता है जो किसी के पक्ष में लड़ रहा होता है। ठीक है ना। द डिफेंडेंट्स टेस्टिमनी प्रूव, टेस्टिमनी की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। इनएडमिजेबल, इनएडमिजेबल अपने आप में भाई क्या है? गलत है। इनएडमिजेबल कोई शब्द नहीं होता है। इन, देखो इन का मतलब नॉट, एडमिज अपने आप में सामान्य शब्द है। आप इसके साथ जोड़ते हैं तो इनएडमिजिबल, यानी कि जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। एविडेंस, तो यहीं पर अपने आप में गड़बड़ है और सभी अपनी जगह ठीक ही होंगे भाई जब ये गड़बड़ है तो। परसिवरेंस की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। डेडिकेशन ठीक है। आर्टिफैक्ट ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ठीक है। ठीक है जी। बाकी सारी स्पेलिंग्स अपने आप में ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आइए मेरे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कनेक्ट करने के लिए हमसे पूछा है। एक ही सवाल में 4 सवाल हैं। अब हमें देखना है इसमें कहाँ कौन सा शब्द कनेक्ट हो सकता है। देखिए मेरे बच्चे, डॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्स का मतलब होता है बिलीफ, पैरा का मतलब होता है अलग। तो अलग तरह के जो विश्वास होते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चला जाएगा, है ना। ये किसकी तरफ चला गया? कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चला गया, है ना। तो विरोधाभासी जो बातें हमारे सामने आती है उसे हम कहते हैं क्या? कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन तो यहाँ पर इसके साथ डी के साथ कनेक्ट हो रहा है। फोर्थ के लिए डी कहाँ है? आप कहीं सर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। आंसर तो हमारे पास मिल ही गया है ना। अब इसके बाकी शब्दों को हम समझते हैं। यूफेमिज्म, किसी शब्द के अंदर यू अगर हमें देखने को मिलता है तो वो गुड या फिर वेल की बात करता है, यानी कि अच्छे होने की बात करता है। तो यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे सामने कोई बुरी घटना को हम अच्छे शब्दों में बताने का काम करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें कौन सा चाहिएगा? एक माइल्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ हार्श या डायरेक्ट वन। कोई कठोर बात को हम नर्म लहजे, नर्म शब्दों के आधार पर सामने वाले को बताएं, उसे हम कहते हैं क्या? यूफेमिज्म। अब एक शब्द आता है एलिगरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा, बार बार पूछे जाने वाला ये शब्द है। एलिगरी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी कहानी जिसके अंदर एक नैतिक मूल्य छिपा हुआ हो, उसे हम एलिगरी कह देते हैं। तो एलिगरी का मतलब मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। और मेरे भाई एफोरिज्म का मतलब क्या होता है? तो एफोरिज्म के लिए हम लोगों को कहना होगा एक सूक्ष्म विट्टी सेइंग, कहावत ऐसी जिसमें व्यंग छिपा हुआ हो, सामान्य सच को ये बताने का काम करता है। ठीक है, किसको बताने का काम करता है? सामान्यतः कोई भी सत्य को बताने का ये काम करता है। ठीक है भाई। अब हमें देखो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले मैं उम्मीद करूंगा आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए ये आपकी पहचान पूछी गई है, ठीक है ना मेरे बच्चों। आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो जानकारी है उसके लिए खुल जा सिम सिम, सिम सिम खुल गई है भाई। आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक बहुत ही प्यारी क्लास हम दी है मेरे भाई। ये आपका अपना ही चैनल है मेरे भाई। यहाँ पर जो बेस्ट 30 मिनट्स की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। देखो बेटे बच्चों, आपको सही अच्छे कंटेंट की जानकारी देना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। बेस्ट 30 मिनट्स की अब तक आप लोगों को 11 क्लासेस प्रोवाइडेड हैं। 10 होंगी, एक इंट्रो वाली क्लास होगी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर से पहले हमें वन शॉट क्लासेस प्रोवाइड कर दो। मेरे भाई मैं तो आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। टॉप 100 की सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रखी है। टॉप 100 के और भी सीरीज आपके लिए हैं। बेस्ट आपके लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा आप लोगों के लिए जो एनडीए सीरीज वाली ये जो सीरीज है ना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली सीरीज है, ठीक है ना। इनको ज़रूर देखना भाई, बहुत काम आने वाली सीरीज है। और 7 आप लोगों के मुख हो ही चुके हैं, ठीक है। ये जो क्लासेस आपको करा रखे हैं ना बेटा, इनको देखो, ठीक है ना। कई बार हम नए के चक्कर में इतना ज़्यादा नया ढूंढने लग जाते हैं, हम जाकर कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे भाई सीधी सीधी बातों पे आ जाओ। अब जो कंटेंट प्रोवाइडेड है उस पर मेहनत करेंगे। द लाइट ब्रीज मेड द लैंटर्न लाइट इनफ टू कैरी इजीली। क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार? सबसे पहले एस सिचुएशन में वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट आ गया, तो ये ब्रीज अपने आप में सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। नाउन से पहले इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है, और इसी लिखे हुए ब्रीज नाउन के लिए ये आर्टिकल डिटरमिनर है। तो पहला शब्द एडजेक्टिव हमें चाहिए, ये भी गया, ये भी गया। आगे लिखा है मेड द लैंटर्न। सर यहाँ इस मेड का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? लैंटर्न। यहाँ पर ये नाउन है, ये नाउन से पहले लिखा आर्टिकल है। लैंटर्न अगर ये अपने आप में नाउन है तो ये कैसी हो गई? लालटेन। लालटेन बोलते हैं ना हिंदी में। लालटेन एक लालटेन एक पॉलिटिकल पार्टी का भी इलेक्शन में यूज किए जाने वाला चिन्ह है। कमेंट्स में बताना जरा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो लालटेन कैसी? हल्की। तो यानी कि ये नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और आप ये जानते हैं एडजेक्टिव के बाद ही लिखा जाता है हमेशा एडवर्ब, जो कि इनफ है। तो आगे की चिंता की कोई बात नहीं, ये इन्फिनिटिव होगा, और ये इस इन्फिनिटिव को यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब होगी। तो ये भी एडजेक्टिव है। तो दोनों तरफ एडजेक्टिव कौन सी जगह हो गया भाई? आप कहेंगे सर सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं मेरे भाई। यहाँ पर एरर बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे भाइयों। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, रोकेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बना के देखेंगे। नीदर द सीईओ नोर द बोर्ड मेंबर्स वॉज। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं अपनी सामान्य भाषा में पेयर कंजंक्शन। अब पेयर कंजंक्शन की खास बात क्या होती है मेरे बच्चों? हमें आइदर के साथ और देखने को मिलता है, हमें मेरे बच्चों नाइदर के साथ नोर देखने को मिलता है,
अगर हम बात करते हैं नोट ओनली, तो इसी के साथ हम लोगों को बट ऑल्सो भी देखने को मिलता है और कंजंक्शन देखने को मिलता है। और अब मेरे नन्हे बच्चों, कहानी क्या है, हमारे सामने इन तरह के लिखे हुए पेयर में कभी कभी यहाँ हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और मजेदार बात यह है कि जो नियरेस्ट है उसी के अनुसार, जो नियरेस्ट है उसी के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब का हम अग्रीमेंट लेकर चलते हैं। अब देखो मजेदार बात क्या है, नीदर के साथ सीईओ लिखा है, नोर के साथ बोर्ड मेंबर्स लिखा है। अब मेंबर्स अपने आप में प्लूरल है। अब अगर ये प्लूरल है तो इस वॉज को हटाकर हमें यहाँ पर वर लिखना होगा, है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर इस वॉज को हटाकर यहाँ पर वर लिखना होगा, तो पॉइंट हमारे सामने फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वॉज नहीं क्या लिखना होगा, वर लिखना होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा मजेदार सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 को बनाकर दिखाएंगे फटाफट से। अब देखो भाई, यहां पर आपको ईडियम फिट करनी है। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी नौकरी को खोने के बाद, फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, देखो बेटा यहां से भी मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है। अपना फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखिए, यहां से मीनिंग नेगेटिव। जॉन डिसाइडेड, अब जॉन ने क्या डिसाइड किया, एंड स्टार्ट अ कंप्लीटली न्यू करियर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिल्कुल एक नए तरीके से उसने अपना प्रयास किया है कि वो एक नई तरह से अब अपने करियर को शुरू करेगा। तो एक नया कदम उठाने की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नया पन्ना पलटना। आप जब भी अपनी कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको इंग्लिश एक्यूमेन बुक दिखा रहा हूँ, आप जब भी कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं तो अगला पन्ना आप पलटते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक नया अध्याय आपने शुरू किया। समझ रहे हैं? तो जब एक नए अध्याय की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो अगली चीज की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बर्न द मिडनाइट और देर रात तक मेहनत करना, हमें तो यही लग रहा था, लेकिन उसने यहाँ से हिंट दे दिया हमें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सीक्रेट को सामने ले आना, ठीक है ना। और यहाँ पर किसी भी छोटी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना देना, जिसे हम कहते हैं टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा देना, ठीक है भाई। अब आओ मेरे भाई इस सवाल की ओर, ये आपको पैसिव की तरफ लेकर जाना है। द सिटी काउंसिल अनाउंस दैट द रिनाउंड आर्किटेक्ट may design the new cultural center and that it will inaugurate it after the completion of all the formalities next year। सबसे पहले आप इस अनाउंस्ड को देखेंगे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ये क्लॉज है, यानी कि अब हम इसे सब्जेक्ट की जगह अगर लेकर आएंगे तो हमें एक डमी सब्जेक्ट चाहिएगा। सर डमी सब्जेक्ट यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट सामने आ गया, इट वॉज अनाउंस्ड, ठीक है। अब अनाउंस कौन कर रहा है, सिटी काउंसिल, तो बाय द सिटी काउंसिल दोनों तरफ लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। द न्यू, आगे क्या लिखा है, द रिनाउंड आर्किटेक्ट में डिजाइन द न्यू कल्चर, में डिजाइन, देखो बेटे मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, पैसिव बनाने के लिए मॉडल एक्सिलरी के साथ ही हमें बी लगाकर थर्ड फॉर्म इसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, मे के साथ बी और बी के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहां बी नहीं है, गड़बड़ होगी, तो करेक्ट आंसर एक में ही बचता है, ठीक है। तो इस तरीके के टॉप नॉच क्वेश्चंस हम आपके साथ सिलेक्शन बैच में डिटेल में पढ़ते हैं, रीजन भी हमें अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं मेरे भाई। आपको यहां पहचानना है हाईलाइटेड पार्ट किस तरीके का फ्रेज है। टीम ने फायदा उठाया, वैल्यूएबल इनसाइट, है ना, गेन का मतलब प्राप्त किया। वाइल एक्सप्लोरिंग क्या लिखा है, रिसेंट केस स्टडीज, ठीक है ना। अब ये किस तरीके का हमारे सामने फ्रेज है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज तब बने जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखा हुआ हमें मिलता, ठीक है। इन्फिनिटिव फ्रेज तब वैलिड होता जब टू के साथ V1 के साथ लिखा हुआ आगे कुछ मिलता। अब हमारे सामने आती है बातचीत, क्या भाई, आप कहेंगे सर ये जेरंड फ्रेज है, जेरंड फ्रेज अगर ये है तो सर ये हमारे सामने व्हाट का आंसर देने का काम करता, ठीक है ना जी। अब यहाँ लिखा है एक्सप्लोरिंग रिसेंट केस स्टडीज, आगे क्या लिखा हुआ है, कलेक्टेड। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द टीम गेन्ड वैल्यूएबल इनसाइट्स वाइल एक्सप्लोरिंग रिसेंट केस स्टडीज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है जी। अब मेरे भाई यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, कलेक्टेड से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा लिखा है, ये तो अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है।
अब हमारे सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस का हिस्सा है तो ये तो हमारा सामने क्लियर हो गया सर, थर्ड फॉर्म से लिखा है तो ये पार्टिसिपल वो भी पास्ट कैटेगरी का है। जेरेंट ये अपने आप में हो नहीं सकता क्योंकि ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, व्हाट का आंसर नहीं दे रहा, हटाओ तो बचा हमारे सामने क्या भाई, आप कहेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपियल फ्रेज ये हमारे सामने बन जाता है, ठीक है ना जी, हाँ कि नहीं। एक्सप्लोरिंग रिसेंट केस स्टडीज, खत्म होगी बातचीत, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 को ध्यान से पढ़ते हैं। आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इस लिखी हुई बातचीत के लिए, कौन सा शब्द है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ पर सटीक तरीके से यूज हो सकता है। द डिटेक्टिव वॉज नोन, सर डिटेक्टिव होता है जिसे आप कहते हैं एक तरह का जो छानबीन करता है किसी भी केस को लेकर, वॉज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू एग्जामिन। एग्जामिन का आपसे पूछा है मीनिंग, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, एनालाइज विश्लेषण करना एविडेंस को, तो इन्वेस्टिगेट अपनी जगह होता है मतलब जांच करना है ना, विद एक्सट्रीम अटेंशन पूरे ध्यान से एग्जामिन करना, टू माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट का मतलब छोटी सूक्ष्म डिटेल्स को भी जांच करना, दैट अदर्स ऑफन ओवरलुक्ड, ठीक है ना। तो सर एनालाइज का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटना, टू ब्रेक द इंफॉर्मेशन इन पार्ट्स, हटाओ सर। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझ रहे, किसी भी नियम का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग बनेंगे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बनेंगे तो नियम के अनुसार काम हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आप सामने वाले को धर लेंगे, नहीं चलेगा सर, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे सामने क्या हो गया भाई, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जब हमारे सामने कोई क्राइम हुआ है उस क्राइम के होने का सच को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ नहीं स्क्रूटिनाइज। अगर किसी भी फाइल वर्क का, अगर किसी भी फाइल वर्क का या फिर किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन की हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है जो मतलब गहराई से गलत हो सकती है, ठीक है मेरी बात समझ रहे हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी हो जो पर्पसफुल इंफॉर्मेशन है, तो उसी को हम स्क्रूटिनाइज कहते हैं मेरे भाई, ठीक है भाई। The professor said to the students, you should submit your research proposal by Friday and I will review देम ओवर द वीकेंड। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल में रिपोर्टिंग व पास्ट में है आरटीओ लगाना शुरू करेंगे। विल रिव्यू लिखा है तो विल को वुड की तरफ लेकर जाना है, तो यहां तो वुड है नहीं, एक तरफ कर दो भाई। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग कॉमन जेंडर है तो ही हमें चाहिए, यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही, यहां पर भी ही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इस देम को देखेंगे ध्यान से, थर्ड पर्सन है तो इस देम को देम ही हमें रखना है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां इसने दैट करके गलती कर दी। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, प्रपोजल बाय फ्राइडे रिसर्च योर, योर किसके लिए, देखो यू इज स्टूडेंट्स प्लूरल के लिए है, योर भी स्टूडेंट्स प्लूरल के लिए, तो इधर दे उधर देयर, इधर दे उधर देयर, तो यहां पर योर लिखने की गलती नहीं चल पाएगी, करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। बढ़िया सवाल था भाई। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे सामने सवाल नंबर 12 को। पहले एक बार स्क्रीन को रोकेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर आगे हम समझने का काम करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैव, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इसके पीछे का एक लॉजिक समझाता हूं, कभी कभी हमारे सामने एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लिखकर इसका लिखा हुआ नजर आता है पोजेशन, मेरी बात समझ रहे हैं, क्या लिखा हुआ मिलता है इसका पोजेशन। अब अगर इसके पोजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे भाई ये पोजेशन अगर अपने आप में सिंगुलर है तो इसी की वजह से सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब हमें चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लिखा हुआ पोजेशन अपने आप में प्लूरल है तो इसी की वजह से प्लूरल कैटेगरी की वर्ब चाहिए, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पोजेशन को ही सब्जेक्ट कैटेगरी में लेकर जाना होता है। सर ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और एंड कंजंक्शन के साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये भी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कमिटमेंट अपने आप में सिंगुलर है तो सिंगुलर होने की वजह से हैव नहीं, यहां पर मेरे छोटे भाइयों आप हैज लगाएंगे, तो गड़बड़ कहाँ होगी मेरे भाइयों, आप कहेंगे जहां सेकंड पार्ट है वहां गड़बड़ है, खत्म हो गई बात। तो इस टेक्निक को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपके सामने ये कहूं राहुल अपोस्ट्रोफेस ब्रदर्स was were given द चांस, तो यहां पर आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर दिक्कत ही नहीं है, आप इसको अगर ऐसे भी लिखने का काम करोगे द ब्रदर्स ऑफ राहुल, तो ऑफ के बाद राहुल ऑब्जेक्टिव केस है, यही हमारे सामने सब्जेक्ट बनता है और इसी के अनुसार वर,
तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आप लोगों की नॉलेज चेक कर रहा है। ठीक है, गलती नहीं होगी मेरे भाइयों, पूरी उम्मीद करता हूं। चले, अब देखो मेरे भाई, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट को पढ़ना है, सिक्स्थ को पढ़ना है। पहले इन दोनों को आपस में पढ़ के कनेक्ट करना है, इसमें क्या कहा जा रहा है, फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एमर्ज, हमारे सामने उभर कर आया है एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाली टेक्नोलॉजी का एक रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग इनोवेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बैलेंस करना होगा, जो डिटरमिन करेगा एआई का अल्टीमेट इंपैक्ट समाज पर क्या है। देखो यहां थोड़ा मोरल ग्राउंड इसने पकड़ लिया है। अब हम देखते हैं मेरे भाई, यहां बी है, डी है, बी है, ए है, इसका मतलब सी की कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैन नाउ प्रोसेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स इनविजिबल टू ह्यूमन एनालिस्ट्स। ठीक है ना, मशीन लर्निंग जो है ना, इसकी एल्गोरिथम जो है अब वो प्रोसेस कर सकती है बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा को, और वो पैटर्न को भी रीड कर सकते हैं जो ह्यूमन एनालिस्ट नहीं कर पाते हैं। फ्रॉम हेल्थ केयर diagnosis to autonomous vehicles, AI applications are revolutionizing multiple industries simultaneously। ठीक है जी। यहां इसने कहा द टेक्नोलॉजीज एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट कंटिन्यूज टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, अब उम्मीदों को भी एक्सीड कर रहा है, सेट बाय अर्ली पायनियर्स, जो इससे पहले टेक्नोलॉजीज थी उनको भी अब ये जंप कर रहा है। तो फर्स्ट के साथ हम कनेक्ट होंगे मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट के साथ हम यहां पर आराम से कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप इस फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं बी को, तो मेरे भाई इस बी के साथ हमें क्या करना होगा। आप कहेंगे सर यहां पर इसकी खास बात यह है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ना, अब वो बहुत बड़े लेवल पे डेटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अब यहां पर इसके बाद टेक्नोलॉजी बता दिया है, और आखिर में इसको हम उठाएंगे कि अब ये जो है ना, हमें इसके अंदर किसी भी तरीके के एथिकल, क्योंकि एथिकल से सिक्स को कनेक्ट किया गया है, तो फर्स्ट के साथ बी ए डी, तो बी ए डी हमारे पास यहां पर है, बाकी जगह पर नहीं है। ठीक है ना, कनेक्ट करने एक या दो पॉइंट्स, बाकी का क्वेश्चन अपने आप ही बनता चला जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं भाई। अब ध्यान से देखिएगा, क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। इन्वेस्टर्स वर कंसर्न दैट, इन्वेस्टर्स कंसर्न थे कि मार्केट वोलेटिलिटी माइट अफेक्ट देयर पोर्टफोलियोज, मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज महंगी कोई सस्ती, ठीक है ना, ये जो शेयर मार्केट है, ठीक है, और इसकी वजह से एक प्रभाव पड़ सकता है उनकी पोर्टफोलियोज पर, बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। ठीक है ना, कब, अगर ये व्हेन का आंसर हमें दे रहा है, और वेब का आंसर अगर कब दे रहा है, तो कब का आंसर व्हेन का आंसर देने वाला अपने आप में एडवर्ब होता है। अब ये पूरा सेंटेंस अगर एडवर्ब का काम करे तो ये एडवर्ब क्लॉज अपने आप में बच जाता है। ठीक है बच्चों, ये बढ़िया अच्छा सवाल था, ध्यान देने लायक सवाल था। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ही लेफ्ट द वॉच ऑन द नाइट स्टैंड बिफोर स्लीपिंग। ठीक है ना, अब होमोनिम को ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पर जो वॉच की बात अगर हम करते हैं, तो वॉच अगर नाउन की तरह हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस वॉच से पहले आर्टिकल है, तो ये नाउन है, तो वॉच का मतलब तो अपने आप में घड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ही लेफ्ट द वॉच ऑन द नाइट स्टैंड बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, आगे लिखा है ही बॉट अ न्यू गोल्ड वॉच फॉर हर हस्बैंड, अपने पति के लिए उसने एक नई घड़ी खरीदी है। जो घड़ी है तो घड़ी का घड़ी ही अर्थ है, तो इसमें होमोनिम की तो बात नहीं चलेगी। ही सेट हिज डिजिटल वॉच टू द राइट टाइम, डिजिटल वॉच का सही समय, तो यहां पर भी घड़ी की ही बात है, नहीं चलेगा। द गार्ड वॉज असाइंड टू नाइट वॉच ड्यूटी। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां पर इस वॉच का मतलब क्या होता है, इस वॉच का मतलब होता है निगरानी करना। ठीक है जी, एक मिनट रुक जाओ भाई, हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है हमारी, ठीक है ना। राजा को रानी से प्यार, द वॉच वॉज टिकिंग, वॉच की टिक टिक, यहां पर भी घड़ी है, तो यहीं पर इसका क्या है, होमोनिम हम कहते हैं एक ऐसे शब्द को जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 को भी पढ़ते हैं मेरे भाई। ये सबसे प्यारा सवाल है, पैटर्न के बदलाव ने सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपसे पेपर में गलत करा है। ये बेबी, अपने आप में बेबी क्लोज टेस्ट है भाई।
देखो सबसे पहले एक शब्द हमें समझना है, इसे हम अनरेवल कहते हैं। मेरे भाई अनरेवल का मतलब होता है किसी भी चीज को खोदकर सामने लेकर आना, यानी कि गड़े मुर्दे खोद देना, इसका मतलब किसी चीज को हल कर देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये वर्ब है। किसी भी शब्द का अर्थ अगर इन्फिनेटिव फॉर्मेट में दिया जाए तो वो एक वर्ब होती है। एक शब्द हमारे सामने आता है क्लैंडस्टीन, ठीक है ना। अब ये अपने आप में क्या है भाई, क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है, जिसको कोई भी छिपा हुआ हो, कोई गुप्त चीज रखी जाती है ना, समथिंग दैट इज केप्ट सीक्रेट। ठीक है भाई। अब हमारे सामने एक शब्द लिखा डॉन्टिंग। डॉन्टिंग, देखो डॉन्टिंग अपने आप में आईएनजी के साथ जुड़ा है, तो ये वर्ब के साथ जुड़ा हुआ आईएनजी है, ठीक है ना मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये अपने आप में एक ऐसी चीज हो गई सीमिंग हार्ड टू डील विद, ठीक है ना। सीमिंग हार्ड टू टैकल। टैकल का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है अपने आप में, सिचुएशन पर देखते हैं। स्टेड फास्ट का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो स्टेड फास्ट का मतलब होता है जो स्थित प्रज्ञ होता है, ठीक है ना। यानी कि ये एडजेक्टिव अपने आप में क्वालिटी बताने का काम करता है। इसे हम फर्म कहते हैं और इसी को सामान्य भाषा में स्ट्रोंग भी कह सकते हैं। द डिटेक्टिव वॉज डेटरमिन्ड टू के साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब टू के साथ अगर हमें वर्ब चाहिए तो इस वर्ब का हम कहाँ से हिसाब किताब निकालेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ डॉन्टिंग तो नहीं चलेगा, स्टेडफास्ट भी नहीं चलेगा, क्लैंडस्टीन अपने आप में वर्ब है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं, वर्ब यहाँ पर है, आंसर यही हो जाना चाहिए, ठीक है। डिटेक्टिव वॉज डेटरमिन्ड, डिटेक्टिव ने ये सोचा, वो सोल्व करेगा क्या, मिस्ट्री को ही तो सोल्व करेगा ऑफ द मिसिंग आर्टिफैक्ट्स। आगे के सेंटेंस को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लिखे हुए सवालों में आप लोगों को ग्रामर की पकड़ अच्छी चाहिए। अगर ग्रामर की पकड़ अच्छी है तो ये क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं होता। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। अब मेरे भाई क्वेश्चन 17 का आंसर एक बार पहले आप पढ़कर बनाएं। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको पढ़ लिया होगा मेरे भाई। ऐसे लिखे हुए सवाल में जिसमें S1 S6 आपको दिया जाता है, तो पहले इसमें पार्ट 1 को और पार्ट 6 को, ये तो फिक्स्ड है, इनको तो आप लोगों को देख ही लेना चाहिए, इनको नहीं स्किप करना है। आप इनको पहले पढ़ेंगे। इंडिया सर्विस सेक्टर ग्रोथ, यानी कि सेवा क्षेत्र जो भारत का है, इसके अंदर जो ग्रोथ है एकदम से बढ़ गया शार्पली इन अगस्त 2025, रीचिंग अ 15 ईयर हाई। अभी रिसेंट न्यूज़पेपर से बनाया गया ये सवाल है, अगस्त का ही है ये आपके सामने, सितंबर तो आज ही है भाई, आप ध्यान से हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट कहती है दिस ग्रोथ माइलस्टोन रिफ्लेक्ट, ये जो ग्रोथ माइलस्टोन हमारे सामने आया है, अब इसने किस ग्रोथ माइलस्टोन की बात की वो भी हमें एनालाइज करना है। ये हमारे सामने रिफ्लेक्ट करता है इंडियाज रेजिलियंट, कि इंडिया वापस अपनी इकोनॉमिक मोमेंटम पर आ जाता है, बट अंडर स्कोर्स मीन्स फोकसेस एम्फेसाइजेस द नीड फॉर कॉशन एमिड एक्सटर्नल थ्रेट्स। बाहरी थ्रेट हमारे सामने आते हैं, उनको लेकर हमें सतर्क होना चाहिए। अब हमें देखना है क्या कहता है ये भाई, ऑप्शंस को देखते हैं मेरे भाई। PPRQ, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, हमारे सामने S नहीं है। द इंक्रीज वॉज ड्रीवन बाई द बिगेस्ट सर्ज इन न्यू बिजनेस सिंस जून 2010। 2010 से ये जो बिजनेस के अंदर ग्रूम हुआ है, स्पेशली फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट हमने बहुत ज़्यादा किया, उसी की वजह से ये इंक्रीज देखने को मिलता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि हम इसको इसी से कनेक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे सामने ग्रोथ है और यहाँ पर भी सर्ज का मतलब ग्रो करने की बात है। While signaling rapid expansion, this heightened activity also led to output price inflation at the highest level since 2012 and sharp rise in input costs। यहाँ 2010 तक की बात है, फिर यहाँ पर 2012 की बात आ गई है। बिजनेस कॉन्फिडेंस नॉनदलेस, हालांकि जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस है रिमेन पॉजिटिव, बॉयड मींस सपोर्टेड बाय प्लान्ड एड स्पेंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड फोरकास्ट। लगातार खर्च किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट पर, ठीक है ना, प्लान्ड वे में, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड फोरकास्ट, किस तरीके की डिमांड आगे आने वाली होगी उस चीज को भी ठीक से रीड किया गया है। Despite strong momentum, concerns loom for future growth due to pending US tariff of 50% which could affect the upcoming quarters। देखो भाई एक बात तो हमें समझ में आ रही है,
यहाँ पर बात ग्रोथ की है, ये ग्रोथ हुई है 2010 से, 2010 के बाद 2012 की बात है। तो ओपनिंग के बाद पी और पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू यहाँ नहीं है, पी के बाद क्यू यहाँ है, यहाँ उल्टा है, हमें तो पी कनेक्ट करना है ना भाई, यहाँ पर भी उल्टा हो गया। तो करेक्ट आंसर, देखो मेरे बच्चों कई बार ऐसे लिखे हुए सवालों में हमें ओपनिंग स्टेटमेंट कनेक्ट होती हुई नजर आती है, तो फिर वो बाकी की सीक्वेंसिंग आसान हो जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचकर बैठते होंगे इस मौके में कि सर आप एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करो, एक एक ऑप्शन को कनेक्ट करो। मेरे भाई आपका पूरा का पूरा पेपर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। 60 मिनट को अगर मैं बांट दूं, 15-15 मिनट में आप लोगों को सारे सेक्शंस खत्म करने हैं। अब वो बार्गेनिंग भी नहीं चल सकती कि भाई मैथमेटिक्स को ज्यादा समय चाहिए तो रीजनिंग अपना 8 मिनट में खत्म करो, 7 मिनट का बूस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब नहीं चलने वाला, 15 मिनट का मतलब 15 ही मिनट है। पहले हम लोग इंग्लिश वाले जो सेक्शन की बात करते हैं उसे 7 मिनट में निपटाते थे, 8 मिनट का बेनिफिट यहाँ मिल जाता था। सर जो जीएस वाला सेक्शन है उसे 5 मिनट में निपटाते थे, 10 मिनट यहाँ पर हिस्सा मिलता था। ये जमाने गए, ये जमाने गए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बिल्लू बादशाह, ऐसा ही है। अब ये बार्गेनिंग नहीं चलती है सर, आपको डेडिकेटेड टाइम में ही क्वेश्चन को बनाना होगा। आपको सिर्फ लिंक ढूंढने, एक नहीं तो 2 लिंक हमारे मिल गए, उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। पहला लिंक यहां से यहां कनेक्ट हुआ, दूसरा यहां से, तो फर्स्ट के बाद पी, पी के बाद क्यू। अब आप में से कोई भी भाई आज के बाद इस एटीट्यूड पे नहीं रहेगा, अरे नहीं सर मैं तो सारी हिंदी मुझे चाहिए, मुझे तो ये भी पता होना चाहिए आर के बाद एस क्यों है। सर तो आप लगे रहो, सारी उम्र लगे रहो, फिर भी क्वेश्चन में फंसे ही रहोगे। समझ रहे हैं? इसको ध्यान रखना, जिसकी दिमाग की टिक टिक चल रही है ना भाई, वो गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन 18 पर आएंगे भाई, ईडियम का मीनिंग आपको देखना है क्या हो सकता है। सवाल प्यारा है। डिस्पाइट हिज वेल्थ एंड सक्सेस, भाई बहुत धन और बहुत सफल होने के बावजूद ही ऑलवेज रिमेंबर्ड हिज हम्बल बिगिनिंग्स, उसकी वो विनम्र शुरुआत। विनम्र शुरुआत का मतलब क्या होता है? अरे सर उसने हमेशा नर्म व्यवहार रखा है। एरोगेंट तो घमंडी होता है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरगेट वंस, सर भूल गया है उसने शुरुआत कहाँ से की थी, तो ओपोजिट मीनिंग हो गया। रिमेंबर किया है मोडेस्ट, विनम्र और पुअर बैकग्राउंड को, यही इसका आंसर होना चाहिए। शर्मिंदगी की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये एक बहुत प्यारा सवाल हमारे सामने आ गया भाई। क्वेश्चन 18 पर काम करते हैं। इन अगस्त 2025 द यूपीएसई एम पैनल्ड, सर देखो एम, किसी भी लिखे हुए शब्द में एम या एन कहीं पर भी जोड़ लीजिएगा, ये वर्ब बना देता है उस शब्द को, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बना देना। पैनल आप लोग जानते ही हैं, पैनल एक बोर्ड होता है, एक ग्रुप होता है जिसके अंदर कुछ सदस्य काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लोगों को आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया है। इन अगस्त 2025 द यूपीएससी एम्पेनल्ड 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स फॉर कंसीडरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, ग्रुप अप किया गया है। इसका एंटोनिम आपको बताना है। डी बार का मतलब क्या होता है? डी बार का मतलब होता है किसी की ऊपर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाना, वो काम नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट्स अनफेयर मीन्स के जरिए पेपर देना चाहते हैं उनको डी बार किया जाता है। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो दे आर बैंड, ठीक है ना जी, नहीं चलेगा। डी लिस्टेड का मतलब क्या हुआ? डी लिस्टेड का मतलब होता है जिनको लिस्ट से ही उड़ा दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? ये भी बाहर हो गया। सर एक्सक्लूडेड का मतलब बाहर निकालना, नहीं चलेगा। तो डी सेलेक्टेड, इनको सिलेक्शन से बाहर कर देना। डी सेलेक्टेड का मतलब होता है जिनको लिस्ट से, जिनको मतलब जो भी सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। क्वेश्चन 20 पर चलते हैं मेरे भाई। आपको बताना, सेलेक्ट करना है वो सेंटेंस जिसके अंदर आर्टिकल द का सही तरह यूज हुआ है, ठीक है ना। तो न्यू पैटर्न का ऐसा सवाल अभी तक आपके पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये न्यू पैटर्न का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्रामर को इस तरीके से घुमाकर पूछा जा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर क्वेश्चन तैयार किया। आर्टिकल द का यूज कहां पर सही हुआ है? डॉक्टर जॉनसन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन, सर जब शेक्सपियर ने ही एक्टिंग की है तो ये आप लोगों का प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी इंसान के नाम के साथ हम आर्टिकल द यूज करते ही नहीं, समझ। ये चीज हम लोग आप लोगों को नाउन की बेसिक क्लास में ही बता देते हैं कि कोई भी इंसान का नाम कॉमन नाउन कब बनता है,
डॉक्टर जॉनसन हैड इंस्ट्रक्टेड द शेक्सपियर टू राइट द टेम्पेस्ट। डॉक्टर जॉनसन ने टेम्पेस्ट लिखने के लिए शेक्सपियर, तो आप कहोगे सर जी ये भी तो प्रॉपर नाउन ही है ना, शेक्सपियर को ही बोला है तो इससे पहले हमें द नहीं लगाना था। डॉक्टर जॉनसन मेट द शेक्सपियर इन इंग्लैंड, तो आप कहेंगे सर ये भी अपने आप में प्रॉपर नाउन ही है, जिससे मिला उसका नाम ही ये है, द नहीं लगाना चाहिए। तो कालिदास की तुलना की गई है शेक्सपियर से, अब ये अपने आप में यहाँ पर कॉमन नाउन बन जाता है, और कॉमन नाउन बनाने के लिए इसके साथ ये जो द लिखा है ना, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, आई मेट अनिल, आई मेट एन अनिल, आई मेट द अनिल ऑफ दिस फैमिली, ठीक है, आप इन तीनों का डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बाद में बताइएगा। क्वेश्चन 21 से 25 तक आप लोगों के सामने है, और ये है एक प्यारा सा पैसेज जिसमें ब्लैंक्स यानी कि क्लोज टेस्ट का ये सवाल है। चलिए भाई पहले एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन को बनाते हैं नन्ही भाइयों, आओ ध्यान से। द डिजिटल रेवोल्यूशन हैज फंडामेंटली, जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, क्रांति को बोलते हैं रेवोल्यूशन को। अब आपको इतिहास पढ़ाने वाले टीचर्स ने ये जरूर बताया होगा कि क्रांति और आंदोलन में क्या फर्क है। ठीक है जी। देखो जो क्रांति होती है ना, क्रांति का मतलब होता है एकदम से सब कुछ चीजों में परिवर्तन हो जाता है। 1857 की क्रांति कहलाती है। रीजन क्या है सर? पूरा शासन पद्धति बदल गया था, अंग्रेजों का रूप भारत के शासन व्यवस्था को लेकर पूरी तरह बदल गया था। अंग्रेज भी अपने व्यवहार को लेकर भारतीयों को लेकर बड़े अलग लेवल पर सख्त हो गए थे, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहा जाता है सर, इंसानों को पूरी तरीके से मशीनों ने रिप्लेस कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो ये चीजों को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। हैज फंडामेंटली, आधारभूत रूप से क्या किया? हाउ वी कम्युनिकेट, वर्क एंड परसीव रियलिटी इटसेल्फ, कि हम हकीकत को कैसे देखते हैं, काम कैसे करते हैं, अपनी बातों को कैसे कहते हैं, इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया? बदल दिया है। डेटोरिएट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब खराब कर देना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल बना देना। नहीं सर, सिंप्लीफाइड भी हम यूज नहीं करेंगे, सिंप्लीफाइड भी हम यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि सिंप्लीफाइड का मतलब होता है किसी काम को आसान बनाना। सर डिजिटल रेवोल्यूशन को आसान बनाने से कनेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले एक इंसान को सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाना पड़ता था, बाद में उसने एक चक्के की खोज की, चक्के से बना दिया उसने कार्ट, छकड़ा, उसमें सामान रखते थे ले जाते थे, लेकिन उसमें कोई डिजिटल रिवोल्यूशन तो था नहीं, आसान तो उससे भी होगा। तो रिवोल्यूशनलाइज्ड ही हम इसके लिए वर्ब यूज करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबली हम कनेक्टेड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आप मुझे गोपाल वर्मा सर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। आप भले ही मुझसे कितने ही दूर हो, लेकिन है आप हमेशा मेरे दिल के करीब। मेरी बात समझ रहे हैं? आज आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सब डिजिटल रेवोल्यूशन है। अगर इंटरनेट और मोबाइल स्मार्ट नहीं होते तो आप मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते, समझ रहे? अब मेरे बच्चों यहाँ क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी येट दे हैव साइमल्टेनियसली, हालांकि ऐसा हुआ है फिर भी साथ साथ इन्होंने क्या किया? ब्लैंक न्यू चैलेंजेस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है ना। देखो अब ध्यान से समझना, यहां पर एक बात पॉजिटिव कही गई है, जैसे ही हमने इस येट को देखा तो यहां से इसके लिए एक नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो येट होता है ना, ये जो येट होता है ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट करता है। अगर इससे पहले एक पॉजिटिव बात कही गई है तो येट के बाद हमें नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। नेगेटिव के लिए कौन सा शब्द याद आता है? ठीक है ना। यहाँ रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब तो किसी चीज को हल कर देना है। एलिमिनेट का मतलब बाहर कर देना है। ओवरलुक का मतलब इग्नोर करना। सर ये तीनों। एनजेंडर्ड का मतलब क्या होता है? एनजेंडर्ड का मतलब हमें समझ में आता है जिससे पैदा हो गया है, उत्पन्न हो गया है। किसी भी लिखे हुए शब्द के अंदर अगर जेनी शब्द हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है टू गिव बर्थ, किसी चीज को जन्म देना। ठीक है ना। खाली बर्थ भी इसका अर्थ होता है। जेनी से बना है आपने जेनेटिक्स, जेनी से बना है जेनरेटर,
समझ रहे? ये सारी की सारी जो बातें ना आपको वोकैब्युलरीज में आराम से खूबसूरती से लिखी मिलती है कि शब्द बनते कैसे हैं। तो मेरे नन्हे भाइयों यहाँ क्या लिखा है, दे हैव साइमल्टेनियसली ब्लैंक न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस को इन्होंने क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया। नहीं, आप कहेंगे सर एलिमिनेट करने का मतलब बाहर कर दिया है, सर नए चैलेंजेस यहाँ इन्होंने अच्छा बताया है, यहाँ इसका नेगेटिव। तो सर ये नहीं, ओवरलुक का मतलब इग्नोर करना होता है भाई। आप कहेंगे एनजेंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इनको उत्पन्न कर दिया है, जन्म दे दिया है। नई नई प्रॉब्लम्स अब हमारी लाइफ में आ गई हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? मान लीजिए हमारी क्लास में बिल्लू भाई बैठे हैं, ठीक है। अब बिल्लू भाई आपको कोई लड़का अगर लड़की की फोटो लगा के मैसेज कर दे, आपका तो भाई सब जीवन बदल गया। मेरी बात समझ, आपको बाद में पता चले कालू भाई तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, अरे तेरी की सत्यानाश हो, है भाई। ओ फतेह सिंह, गड़बड़ हो गई है ओए, है भाई। द फिनोमिनन, ये जो प्रोसेस है ऑफ इको चैम्बर्स, ये इको चैम्बर्स क्रिएट होते हैं वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू इंफॉर्मेशन, जहां पर सभी के सभी लोग केवल केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित रह जाते हैं। दैट ब्लैंक देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, उनके बिलीफ बनते हैं, हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज पोलराइजेशन। लगातार पोलराइज होने का मतलब एक जगह की ही उनकी सोच बन जाती है इन सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। ठीक है, अब देखो यहां बहुत प्यारा सवाल है, क्यों चैलेंजेस की बात यहां हम कर पाएंगे। आप कहेंगे कि क्या, एक देखो इसको समझना, आप इंटरनेट पर, आप इंटरनेट पर किसी भी एक तरह की इंफॉर्मेशन को दो तीन जगह पर देख लो, किसी भी एक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम का शब्द चला था पीछे, मेरी बात समझ रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक बार एक मैसेज अगर सर्कुलेट हो जाए, चार पांच लोग आपके पास भेज दें, आप उस लोग उस चीज को सच मान लेते हैं। यही है ना सच, है कि नहीं? इको चैम्बर्स इसी को हम कहते हैं, कि आपके चारों ओर वही चीज आपको बार बार देखने को अगर मिलती है तो क्या हो जाता है, वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज ओनली टू इंफॉर्मेशन, जहां इंफॉर्मेशन तक ही लोगों को ले जाकर रोक दिया जाता है। दैट ब्लैंक देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, वो क्या करती हैं, चैलेंज कर देती हैं। सर चैलेंज का मतलब तो क्या, तो उस पर सवाल उठा देती है। अरे कैसे हो सकती है पॉसिबल, मान लीजिए कोई एक इंसान है, मान लीजिए एक इंसान है भाई साहब, ठीक है ना। अब इस इंसान के सामने दो तीन सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से कोई इंफॉर्मेशन इसके सामने रख दी जाए, तो क्या ये चैलेंज कर देगा उस इंफॉर्मेशन को? नहीं सर। कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, मींस विरोध जताएगा? नहीं सर। रेनफोर्सेस का मतलब मोटिवेट कर देता है। क्वेश्चंस का मतलब तो सवाल, क्वेश्चंस और चैलेंजेस का दोनों का सेम मतलब है। अगर आप किसी चीज को चैलेंज कर रहे हो तो इसका मतलब आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस और चैलेंजेस तो सिमिलर कैटेगरी के हो गए, तो हो ही नहीं सकते। तो सर अगर ऐसी इंफॉर्मेशन किसी इंसान के सामने सोशल हैंडल्स के जरिए आ जाती है तो भाई साहब वो इंसान मोटिवेट हो जाता है, यही जिंदगी सच है। मोर ओवर द कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ क्यूरेटेड कंटेंट, सर ये जो क्यूरेटेड मीन्स सोचा समझा कंटेंट आपके सामने पेश किया जाता है, हैज लेड मैनी टू डेवलप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट लाइफ, जिंदगी को लेकर अद्भुत तरह की सोच पैदा हो जाती है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन पर्टिकुलरली। अब देखो यहां से इसने क्या किया है, पैसेज के अंदर नेगेटिव टोन पकड़ ली है ना। लोगों ने जो देखा है, अभी देखो यार मैं क्या ही बताऊं, लोग, अब बाढ़ की स्थिति आई हुई है ना, नॉर्थ इंडिया में आप जाते हैं, ठीक है ना, लोगों के मन में क्रेज है, पीछे झरना बह रहा, तेज नदी का बहाव है, लेकिन नदी के बिल्कुल नजदीक जाके वीडियो बनाएंगे, साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल, साला 5 मिनट में बह के तुम चले गए ससुराल। समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी नोटंकियां होती हैं भाई साहब, आजकल रीलबाजी में ये हाल हो रहा है, ठीक है ना। और अगर उनकी रील ना चले तो भाई साहब एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्टिकुलरली अमंग यंगर डेमोग्राफिक्स, ठीक है ना, जो यंग जनरेशन के लोग हैं। एज वी नेविगेट दिस डिजिटल लैंडस्केप, अगर हम ऐसे डिजिटल लैंडस्केप की तरफ और ज्यादा आगे नेविगेट करें, सर्च करें, बढ़ें, इट बिकम्स, ये बन जाता है क्या, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, डेवलप कर देता है ये क्या चीज, क्रिटिकल थिंकिंग। अब इस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी थिंकिंग जिसमें आलोचना होती है। मेरी बात समझ रहे, हाँ कि नहीं? आगे क्या लिखा है, एंड डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। एज वी नेविगेट दिस डिजिटल लैंडस्केप इट बिकम्स, क्या बन जाता है हमारे लिए, ऑप्शनल बनता है, नहीं विकल्प तो है ही नहीं, इम्पेरेटिव, बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आजकल के लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सीखने को मिले, डिजिटल लिटरेसी उनको देखने को मिले। इम्पॉसिबल नहीं होगा, इरिलीवेंट तो मीनिंगलेस हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। हमें डिजिटल जानकारी के लिए
लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए और डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्रेडिबल सोर्सेज, यानी कि जिन सोर्सेज पर विश्वास किया जा सकता है वो, एंड मिस इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। ठीक है ना सर, हमें इस बात का भेद पता होना चाहिए कि क्रेडिबल सोर्सेज को, जिन पर विश्वास किया जा सके, और मिस इन्फॉर्मेशन अब हमारे लिए ऑप्शन नहीं रह सकती, बट एसेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? वो देश के नागरिक जो अपडेटेड हैं। समझ रहे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए? आप कहेंगे सर उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको इग्नोर करना चाहिए बच्चों को डिजिटल इंफॉर्मेशन को लेकर? नहीं। अडेप्ट का मतलब होता है हालात के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अबेंडन का मतलब तो क्विट होता है, छोड़ देना। सर छोड़ ही नहीं सकते, समझ रहे? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट देयर करिकुलम, करिकुलम का प्लूरल करिकुला होता है, पाठ्यक्रम, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स डिजिटल इकोसिस्टम। सर मेंटेन नहीं करना, एडजस्ट करना। ठीक है ना? आज की इस युवा पीढ़ी के स्कूलिंग के अंदर ही सोशल हैंडल से कैसे बचें, यूट्यूब रील्स का किस तरीके से हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, पोर्न वीडियोस किस तरीके से हमारी थिंकिंग को डैमेज करती हैं, हमें किस तरीके से इस तरीके की रील वीडियोस, गाली गलोच वाले कंटेंट, डबल मीनिंग, मजाक से अपने आप को किस तरीके से सेव करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अब स्कूल करिकुलम में शामिल हो जाना चाहिए। एक अच्छा सवाल था और मोरल वैल्यू बेस्ड भी था ये। मज़ा आया होगा डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ को करके। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मेरे भाई, तो यहाँ आज हम इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का मौका अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। पूरी वीडियो को दोबारा से देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। आप इसको जैसे ही खत्म होती है क्लास आपको मिल जाएगी, उसको दोबारा से आप सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। और मेरे भाइयों अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है ना? आपका स्कोर 25 क्वेश्चंस में से कितना रहा है, और फीडबैक आप लोगों को इस नंबर पर जरूर शेयर करनी है, ताकि नेक्स्ट सेशन में आपकी फीडबैक हमारे लिए और इंप्रूवमेंट लेकर आ सके। ठीक है ना जी? चलिए भाई, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय एवरीवन।